ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲੋਕਰਾਣ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਾਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹਕੂਮਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪਕ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। सत श्री अकाल वीर जी, धन्यवाद। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ 15 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ 15 ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈਆਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਜਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੰਭਵ है? जी बिल्कुल वीर जी, जो 15 तारीख की मीटिंग हुई थी उसमें बलबीर सिंह राजेवाल जी नहीं पहुंच पाए थे। भाई वो राजनीति भी कर रहे हैं, हो सकता है उनका और कोई निजी कारण भी हो सकता था जो नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन जो 15 तारीख की मीटिंग हुई थी उसमें फैसला लिया गया था जो राजनीति कर रहा है उसका एसकेएम से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको एसकेएम से बाहर किया जाता है। 4 महीने के लिए इन सभी को सस्पेंड किया जा चुका है। जो 22 जत्थेबंदी अपनी पंजाब की है और एक जत्थेबंदी हरियाणा की है, चडूनी यूनियन, उनको 4 महीने के लिए सस्पेंड किया जा चुका है। उसके बाद 23 और 24 तारीख को मजदूर किसान संगठन जो है वो भारत बंद का आह्वान कर रहे थे, उसके साथ एसकेएम उसका समर्थन करता है और उसमें उनका सहयोग किया जाएगा। उसके बाद 31 जनवरी तक का टाइम दिया गया सरकार को, जो एमएसपी के लिए जो इन्होंने सरकार ने बोला था कि हम एक कमेटी गठित करेंगे। इन्होंने ना तो कोई कमेटी गठित की, ना इस बारे इन्होंने कोई संज्ञान लिया। उसका भी बातचीत हुई तो सरकार मना कर रही है। बचा लखीमपुर खीरी कांड के ऊपर सरकार ने कोई एक्शन नहीं किया, बल्कि उल्टा रिएक्शन किसानों के ऊपर किया। 2-3 किसानों को और उठाया गया है और उनके ऊपर केस लगाए गए हैं। उसके बाद कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि जो कांड हुआ था लखीमपुर खीरी में, उसके आपने रातों रात कैसे हैंडल कर लिया? तो उन्होंने बोला हमारे से बेहतर तो आप जानते हो या राकेश टिकैत से पूछो। ये नाम कैसे आया, कहां से आया, ये सोचने वाली बात है। उत्तर प्रदेश का सीएम खुद बोल रहा है और वहां पर हुआ भी यही था। सभी को रोक दिया गया था, रास्ते में रोक दिया गया था, सिर्फ राकेश टिकैत पहुंच पाए थे। इसका सवाल हमने भी किया था, बोले अभी सवाल मत करो, आंदोलन पे असर पड़ेगा। लेकिन अब तो खुद योगी आदित्यनाथ अपने मुंह से बोल रहे हैं कि वो तो हमने पहले ही सेट किया था कि राकेश टिकैत को आगे तक आने देना है। ऐसा क्यों बोले उन्होंने? अभी तक राकेश टिकैत की तरफ से इसके ऊपर कोई बयान नहीं आया है, ना ही राकेश टिकैत ने आज तक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ बोला है। जबकि पहले से पता था, पंजाब है, पंजाब में चलो कांग्रेस की सरकार थी लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री का विरोध हो रहा था। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, इनके सभी मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का, किसी को कहीं पर भी नहीं घुसने दिया जा रहा था, पूरा विरोध हो रहा था। ये विरोध यूपी में नहीं हो पाया था, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। उसके बाद गोदी मीडिया ने ही एक बड़ा चेहरा बना दिया था राकेश टिकैत को, उनसे पहले उनको कोई इतना वो नहीं था। जबकि सबको पता था कि जो ये आंदोलन चला है पंजाब से शुरुआत हुई है, अगुवाई पंजाब कर रहा था और इस चीज को सभी ने माना था कि जो फैसला होगा वो भी पंजाब जो फैसला करेगी, पंजाब की जत्थेबंदियां करेंगी। ये शुरू से बात हो गई थी। लेकिन बीच में ऐसी उथल पुथल हुई कि उनको 22 जत्थेबंदी पंजाब की वालियों को भी चुनाव लड़ने के लिए जाना पड़ा। इधर से इससे पहले हरियाणा से गुरनाम सिंह चढ़ू ने घोषणा कर दी। जबकि ये फैसला पूरा होना था, एमएसपी वाला भी, जो केस लगे हुए थे किसानों के ऊपर वो भी वापिस होने थे, सब कुछ हो जाता अगर ये 1 महीना और रुक जाते बॉर्डर के ऊपर। लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ू ने उससे पहले खुद घोषणा कर दी कि मैं 117 सीटों पे चुनाव लड़ूंगा। 117 तो छोड़िए, अभी वो 10 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए बोल रहे हैं।
और उस 10 में से भी उनका झगड़ा चल रहा है कि टिकट बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये सब जो चल रहा है, हालांकि एक मनोबल तोड़ने वाला काम है। हम विरोध नहीं कर रहे इनका, जो ये चुनाव लड़ रहे हैं। चलो चुनाव लड़ो, जो फैसला होगा वो जनता फैसला करेगी। हम और आप तो फैसला करेंगे नहीं, जनता बताएगी जनता किस पे कितना विश्वास करती है। लेकिन सबसे पहले सोचने वाली ये बात है, आपने एक लड़ाई शुरू की थी तीनों कानून रद्द और एमएसपी गारंटी कानून की। उसके बाद बीच में आ गया था, लोकावे के ऊपर केस हो गए, हरियाणा में 40,000 प्लस केस थे। ऐसे ही पंजाब में 40,000 प्लस केस थे। यूपी में हालांकि कुछ कम केस थे, लेकिन हरियाणा और पंजाब में हरियाणा गवर्नमेंट ने केस वापसी का अपना एक्शन किया। पंजाब गवर्नमेंट ने, हरियाणा में ऐसा कोई एक्शन दिखाई नहीं दिया कि केस वापस हो रहे लोगों के। खुद हमारे ऊपर केस है, अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है कि आपका केस हटा दिया गया है। पंजाब में उसी टाइम पर रिएक्शन हुआ। जो फसलों की खरीद की गारंटी का था, वो भी पंजाब के जो उस समय पे मुख्यमंत्री थे रणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने उस पर एक्शन लिया, किसानों की बात सुनी। यहाँ पर किसानों की बात सुनी ही नहीं जा रही। ਕਿ ਦੀਪਕ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। जी, जी बिल्कुल। ये बताया आपको, 4 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है इनको। उस बीच में चुनाव भी हो जाएंगे और रिजल्ट भी आ जाएगा। सरकार से लड़ाई है एमएसपी की। एमएसपी 72 साल हो गए देश की आजादी को, आज तक कहीं पर एमएसपी किसी सरकार ने नहीं दी। ये सरकार जो कहती है कि सिर्फ हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं कुछ लोग मिलके, तो ये एक सरकार जो है गलतफहमी लोगों में फैला देती है। ये षड्यंत्र नहीं है। अभी आप देखिए, ताजा उदाहरण है राजस्थान का। राजस्थान में एक किसान ने 7 लाख रुपए कर्ज लिया था बैंक से, और उसकी जमीन की कीमत थी 2 करोड़ रुपए। उस जमीन को 14 लाख में नीलाम कर दिया बैंक वालों ने। अब आप देखिए कितना बड़ा नुकसान हुआ उस किसान को। ये इसी चीज की लड़ाई लड़ रहे थे, और ये लड़ाई छोटी मोटी नहीं है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। जो दुनिया को हम बता रहे थे ना कि जमीनों पे लोग कब्जा करेंगे, वो कब्जा ऐसे होता है, बैंक के थ्रू होता। ये सबको पता है, बैंकों को इन्होंने बेच दिया है, निजीकरण कर दिया है। तो बैंक के पास अभी कौन सी अथॉरिटी है कि वो सरकार का फायदा लेते हुए 2 करोड़ की प्रॉपर्टी को, किसान की को, और 14 लाख में बेच दिया। वो किसान तो बर्बाद हो गया। अब जब जिस किसान के पास जमीन ही उसकी रोजी रोटी का जरिया है, अगर उसी को ये सरकार बेच देगी, नीलाम कर देगी, तो बचेगा क्या? आज के समय में वीर जी, कम से कम भी 80% किसान ऐसे होंगे जो बैंकों से कर्जा लेते हैं, और वो कर्ज समय पे नहीं चुका पाते। क्यों? क्योंकि कभी मौसम की मार, कभी बारिश, कभी ओले, फसल खराब हो जाती है। और जब फसल आती है तो मंडियों में उसका भाव नहीं मिल पाता। जब किसान बेचने जाता है तब फसल का भाव कुछ होता है, जब सरकार बेचती है तब फसल का भाव कुछ हो जाता है। इस चीज की लड़ाई थी, ये लड़ाई हम बार बार समझा रहे थे लोगों को। इसलिए बोल रहे हैं ये लड़ाई बहुत लंबी है, दोबारा एक होना पड़ेगा। सभी जत्थेबंदियां भी एक होंगी, और जितने किसान है वो किसान भी एक होंगे। उनका भी समझ में आएगा। राजस्थान उस समय पे नहीं उठ पाया था, राजस्थान के सामने अभी ताजा उदाहरण है। ऐसा ही सभी के साथ होगा। बिहार में क्या किया गया था? बिहार में लोगों के पास जमीन बहुत है वीर जी, लेकिन ऐसे ये कानून लागू करके और बिहार को, पूरे किसानों को बर्बाद कर दिया गया था। ये तो उदाहरण अपनी देश में आंखों के सामने है। हिमाचल में जो सेब की मंडियां हैं, उनको बर्बाद कर दिया गया। जो सेब के छोटे व्यापारी थे उनको बर्बाद कर दिया गया। बार बार लोगों को ये चीज समझा रहे हैं, लोगों की समझ में तो आएगी, लेकिन वो बोलते हैं ठोकर लगने के बाद समझ में आएगी। हम पहले समझा रहे थे, अभी भी गांव गांव जाकर इस चीज का प्रचार करेंगे, समझाएंगे लोगों को कि ये किसी ना किसी तरीके से आपकी जमीनों पे कब्जा करना चाहते हैं, और यही सरकार की मंशा है। इनको वोट की चोट भी मारनी है, कॉर्पोरेट को नोट की चोट मारनी है, क्योंकि 2 उद्योगपति घराने हैं जिनकी दिनों रात संपत्ति बढ़ती जा रही है, और जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। ये लोगों को समझना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। अभी चुनाव भी है, 5 राज्यों में चुनाव है। चुनाव के बाद ये आंदोलन फिर खड़ा होगा। ਜੀ ਦੀਪਕ ਜੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ,
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ लड़ रहे ने? देखिए वीर जी, जो किसान आगू हैं, जो सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपनी तरफ से कोई बयान नहीं दे सकते और वो अपनी तरफ से कोई भी आदेश नहीं दे सकते कि मतलब इस टाइप का कहीं भाई घेराव करना है, किसी राज्य का घेराव करना है या किसी जिले का घेराव करना है। वो अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, शामिल हो सकते हैं। अगर वो किसानों के साथ बैठ के लड़ना चाहते हैं, शामिल हो सकते हैं। ना तो वहां पर अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे, ना ही और कुछ, एक आम किसान बन के शामिल हो सकते हैं। अगवा बन के शामिल नहीं हो सकते वो इस लड़ाई में। पहली बात तो ये वीर जी। दूसरी बात, जैसे ही 4 महीने का इनका सस्पेंशन खत्म हो जाएगा, वही अग्गू वाला जो अगर ये चाहते हैं तो इनसे फिर बात की जाएगी पहले। अगर आप लड़ाई लड़ना चाहते हो, अगर अभी भी सियासत करना चाहते हो, ये नहीं कि ऐसे ही शामिल किया जाएगा। इनसे क्लियर पूछा जाएगा। चुनाव तो आते रहते हैं देश में, 2024 में पूरे देश में चुनाव है। अभी चुनावी पंजाब में चुनाव लड़ने गया है, 2024 में हरियाणा में चुनाव आ जाएगा, ये फिर हरियाणा में चुनाव लड़ने के लिए बोलेगा। इनसे पहले ही लिखवा के लिया जाएगा। अगर अभी शामिल होते हो और अगवा में शामिल होते हो, आगे आप कोई चुनाव नहीं लड़ोगे, ना ही कोई आपका रिश्तेदार चुनाव लड़ेगा। इस चीज को शामिल किया जाएगा। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੀਪਕ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਟੈਲੀਪ੍ਰਾਂਪਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ जी ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖੂਬ ਬਿਆਨ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ करना ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਤੇ? देखिए वीर जी, नंबर एक बात तो प्रधानमंत्री हैं देश के, सभी के आदरणीय है। क्यों? क्योंकि सब वो एक पार्टी विशेष के नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। दूसरी बात, अगर इस चीज को देखो, पिछले 8 साल से ना तो उन्होंने कोई सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना ही कभी जनता के बीच में आके भाषण दिया है या जनता से कभी सलाह मशवरा है, कोई बातचीत की जैसे और प्रधानमंत्री करते थे। वो तो इनका एक राज जो दबा हुआ था, वो टेलीप्रॉम्प्टर ने इनका वो राज खोल दिया कि ये कहीं पर भी बात करते थे तो जो साइडों में स्क्रीन लगी हुई थी उसका हमारे को भी ज्ञान नहीं था। अभी सब पूरी दुनिया को पता लग गया कि टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ के बोलते थे। और पढ़ते भी क्या है, इनको कहीं ना कहीं पीछे से आदेश मिलता है कि आपको सिर्फ यही बोलना है। क्योंकि ये जब भी बोलते हैं शब्दों को नाप तोल के बोलते हैं, इनको खुद को नहीं पता इन्होंने क्या बोल दिया। एक छोटा सा वीडियो इनका और वायरल हुआ है, वो आपके पास हम भेजेंगे, देखना उनको। क्या ये शब्द एक प्रधानमंत्री तो छोड़िए आप, अगर वो शब्द कोई मंत्री भी बोल देना, विपक्ष का कोई मंत्री, अभी तक देश के अंदर बवाल मच जाता। या वो वीडियो अगर किसी ने बनाया है वीडियो, वो तो उस वीडियो बनाने वाले की रिपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा मजाक कोई सहन नहीं करेगा। हमारे देश की इज्जत होती है। प्रधानमंत्री एक पद है जिसकी गरिमा है पूरी दुनिया के अंदर की, भारत एक सबसे बड़े संवैधानिक देश के अंदर संवैधानिक पद है ये। और उस पद के साथ अगर ऐसा किसी ने मजाक किया है तो ये बहुत गलत और गंदा मजाक है। दूसरी बात, ये कन्फर्म है ये आज तक पढ़ के बोलते आए थे, अपनी तरफ से इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। हम सोच रहे थे जो ये इनके मंत्री बयान देते हैं ना, उल्टा सुल्टा बयान दे देते हैं, कोई मंत्री कुछ बोलता है कि ऐसे ही बयान दे दिया होगा, लेकिन अभी पता लगा इनको तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। अगर हमारे को थोड़ा बोलते समय ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अनपढ़ लोगों को देश की सत्ता सौंप दी गई है, ये कन्फर्म है। ਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਅਗਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਊਗਾ, ਅਗਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੀ, ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ बराबर होगी नाल? जी, जी विजेता, आपको पहले ही बताया था उसमें सब कुछ शामिल होगा। किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ, इन्होंने उद्योगपतियों का किया, किसानों का कोई कर्ज माफ नहीं किया। और ये बात पिछले लाइव में भी आपके साथ हमने बोला था कि किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। उसका रिजल्ट अभी आ गया है। 2-3 दिन से जो राजस्थान में चल रहा है, किसान की जमीन नीलाम का मुद्दा बहुत बड़ा बन चुका है, वो बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है। उसके बाद जो C2+50 के आधार पर किसानों की फसल की खरीद होनी चाहिए और खरीद का गारंटी कानून बनना चाहिए। अगर कोई नहीं खरीदता है तो उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए और उसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। इन चीजों के ऊपर अगली जो लड़ाई लड़ी जाएगी, वो लड़ाई की अब बहुत बड़े लेवल पे लड़ाई होगी और हो सकता है कि उसकी शुरुआत अभी राजस्थान से ही हो जाए। ਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ होणगे ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਡ ਚੱਲੋਗੇ? अगर ये चुनाव जीतते हैं वीर जी, तो हम इनको बधाई देते हैं, इनके सुखद भविष्य की कामना करते हैं। अगर चुनाव नहीं जीतते हैं, पहली बात तो पहली बार इतने बड़े स्टेज पर चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि लोग भी बोलते हैं पहला चुनाव सीखने के लिए होता है, दूसरा चुनाव हारने के लिए होता है और तीसरा चुनाव जीतने के लिए होता है। तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि पंजाब के अंदर 5 पार्टियां मेन पार्टियां हैं।
बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, अकाली दल, ये 5 पार्टियां जो है मेन है पार्टियां। उनके बीच में अगर ये लोग खड़े होते हैं तो ये भी एक अचरज की बात है। लेकिन हम ना तो इनको हम ये नहीं कहेंगे कि कोई को इनको वोट मत देना, ना ये कहेंगे कि इनको वोट देना। हम किसी का समर्थन नहीं करेंगे, ये पहले से खोल हो चुकी है। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि बीजेपी को वोट मत देना, क्योंकि बीजेपी ने जो हमारे साथ किया है वो जग जाहिर है। बीजेपी को भगाना है, वो पंजाब की जनता फैसला करेगी कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है। लेकिन अब की जी। बार पंजाब के हालात को देखते हुए एक बात कंफर्म है वीर जी, कि पंजाब में इकलौती सरकार किसी की नहीं आएगी अब की बार। बिल्कुल, चलो दीपक जी बहुत-बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद वीर जी। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੂਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਣ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇਕਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕ ਰਣ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।